गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में अध्ययन किया है। पिछली कक्षा में हमने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव के संबंध में व्याख्या की थी। आज हम उसके आगे की कड़ी के रूप में प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि हॉब्स एक सामाजिक समझौता अर्थात संविदावादी सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो अपना सिद्धांत दिया है, सामाजिक समझौता सेवादी सिद्धांत, इसमें ये स्पष्ट करते हैं मानव स्वभाव के बारे में कि जो मनुष्य है वो स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित तथा हमेशा स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में रहता है, जो सदैव स्वयं अपने हित साधने की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका उद्देश्य अपने जीवन में यश अर्थात कीर्ति को बढ़ाना है। उसमें शक्ति की वृद्धि करने की इतनी लिप्सा बनी रहती है, ये इतनी लिप्सा तीव्र होती है कि इसकी वजह से वो हर पल बेचैन रहता है, हर पल बेचैन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति, अपनी कीर्ति कैसे बढ़े, इस पल में, इस समय में वो पूरी तरह बेचैन रहता है। मनुष्य की लिप्सा, हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य की लिप्सा तभी खत्म होती है जब उसकी मृत्यु होती है। ठीक है। दया की भावना के संबंध में भी हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स कहते हैं कि दया में भी उनको स्वार्थ दिखता है, अर्थात कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ये भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी स्थिति ऐसी न हो जाए या ऐसी दशा न हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब पर दया करके उसकी कुछ सहायता करें, नहीं, उसके मन में भाव ऐसे आता है कि कल हमारी स्थिति ऐसी न हो जाए। तो आप देखिए कि हॉब्स मनुष्य को पूरा स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित मानता है। इस प्रकार से उसने मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी के रूप में बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो आपने देखा कि ये जो मानव स्वभाव है, अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, कि जब इस मनुष्य इन प्रकार की विशेषताओं से संपन्न था, इस प्रकार के दुर्गुणों से वो संपन्न था, तो प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का मनुष्य क्या क्या था, उसकी जो मूल अवस्था थी उसमें क्या था। देखिए, ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति, हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है ना, ये राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था है। अर्थात जो राज्य है, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, उसके जो पूर्व की स्थिति है, वो ही स्थिति इन्होंने प्राकृतिक स्थिति के रूप में स्पष्ट किया है। अब आप देखिए, हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है, वह वस्तु तो एक प्रकार की अराजकता का ही दूसरा नाम है। अराजकता का ही दूसरा नाम है। इस अवस्था में वो बताते हैं कि निरंतर युद्ध चलते रहते हैं। हर एक व्यक्ति स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर युद्ध करता रहता है। अब देखिए, जब मनुष्य के अंदर इतने दुर्गुण हैं, उसके अंदर इतने बुरे गुण हैं, वो स्वार्थी है, झगड़ालू है, विवेकहीन है, दुष्ट है, कपटी है, इतने दुर्गुण उसके अंदर हैं, तो क्या उसके अंदर अच्छाई कभी होगी क्या? और वो क्या करेगा? हर पल युद्ध करेगा, हर पल अशांति का काम करेगा। तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक प्रकार की अराजकता का काल समय है, यानी अराजकता का दूसरा नाम ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, जहाँ पर केवल युद्ध चलते रहते हैं। हर एक व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर अशांति पैदा करता है, और इस अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह सिद्धांत लागू है। अर्थात जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ अर्जित कर रहा है, सब कुछ अपने संसाधनों पर नियंत्रण है, और जिसके पास शक्ति नहीं है तो वो बेचारा सिर्फ इनका भोग का शिकार बनता और कुछ नहीं बन पाता। ध्यान रखें, ये जो स्थिति मैं जो बता रहा हूँ, ये राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति है।
राज्य की उत्पत्ति के बाद की स्थिति नहीं है, ये राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था है। इसको कहा है हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था, कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अराजकता के दौर में जी रहा है, जहाँ पर निरंतर युद्ध चलते रहते हैं और सब कुछ स्वार्थ भावना से प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही काम करते हैं, और शक्तिशाली की विजय हो रही है अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत लागू था। अर्थात मनुष्य जो चाहता था वह करता था, जिसे चाहता था मार डालता था, चूंकि वह जीवन में अकेला था, अतः हमेशा भय और असुरक्षा के वातावरण से ग्रसित रहता था। कहने का तात्पर्य जो मन में आता था करता था, मन में आया कि इसकी हत्या करनी है तो हत्या कर डालता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई परिवार नहीं था, जीवन में अकेला था, और अकेले होने की वजह से उनके मन में हमेशा भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा था। भय और असुरक्षा का वातावरण हर समय उसके अंदर था, या उससे भय जो असुरक्षा है इससे ग्रसित रहता था। शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प रहे थे। अब देखो, जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमजोर लोगों के अधिकारों को हड़प रहे थे। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर लोगों के अधिकारों को हड़प रहे थे। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी, प्रवंचना का पूरा पूरा बोलबाला था। इस दशा में उचित, अनुचित, अन्याय, धर्म, अधर्म का कोई विचार नहीं था। कहने का तात्पर्य सत, असत, गलत, सही, उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, किसी बात का कोई ज्ञान नहीं था। मनुष्य पूरी पतित अवस्था में था, एक दूसरे का रक्त पिपासु बना हुआ था, खून का प्यासा बना हुआ था, जिसके मन में, जिनके मस्तिष्क में दुर्गुणों के अलावा किसी प्रकार के अच्छे गुणों का वहाँ पर अस्तित्व ही नहीं था। तो सोचो आप कैसा होगा। ठीक है, और हॉब्स तो यही कहते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है। कहने का तात्पर्य जो शक्ति है, जो शक्तिशाली है, वो सब कुछ अपने हितों को पूर्ण कर रहा है, अपने स्वार्थों को पूर्ण कर रहा है, और उसके लिए वही सत्य है की धारणा पूरी पूरी प्रचलित थी। जो कोई भी जो कुछ ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके, इसमें जो समर्थ है वही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। कहने का तात्पर्य कि जिसके पास जो कुछ लेने की ताकत है और अपने पास उसको पास सहेजने की ताकत है, उस समय के लिए वो उतना हो सकता था, लेकिन वो उससे भी ऊपर कोई शक्तिशाली आ जाता था तो फिर वो वस्तु उसकी हो जाती थी। तो सोचो कि ये क्या स्थिति होगी उस समय की मानव की। और मानव स्वभाव की जो संघर्ष था, इनके मुख्य जो कारण थे वो यही था। एक तो वो हमेशा प्रतिस्पर्धा से ग्रसित था, भय और यश अर्थात कीर्ति की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ लगा हुआ था। ठीक है, हॉब्स कहते हैं कि जब तक समस्त मानवों के ऊपर कोई सामूहिक सत्ता नहीं रहती है तब तक कोई कानून नहीं होता है, और जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता है। बात समझ गए? वहाँ उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, स्पष्ट की। क्या कहते हैं कि जब तक इन सभी मानवों के ऊपर कोई सामूहिक सत्ता नहीं होगी, इन सभी मानव जाति प्रजाति पर किसी प्रकार की कोई एक सामूहिक सत्ता यानी शासन व्यवस्था नहीं होगी, तब तक न तो कोई कानून होगा, और जहाँ कोई कानून नहीं होता है तो वहाँ कोई न्याय भी नहीं रहता है, क्योंकि कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, कानून सर्वोच्च होता है, सभी लोग कानून का पालन करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं होती है तो कानून नहीं होता है, जब कानून नहीं होंगे तो न्याय भी कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वहाँ उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय की कोई भी बात करना केवल व्यर्थ है, किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं बना रहता है। यह हॉब्स इसको स्पष्ट कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित और पशुतुल्य तथा छोटा होता है। छोटा इसलिए क्योंकि कब मर जाए कोई पता नहीं होता। एकाकी इसलिए होता है कि इस दशा में कोई किसी का अभिभावक, मित्र, रक्षक नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। दूसरे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सभी एक दूसरे के शत्रु हैं। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग न होने की दृष्टि से जीवन निर्धनता का साम्राज्य है। अब वहाँ पर कोई, अब प्राकृतिक अवस्था में क्या तो उनके पास उद्योग होंगे, क्या वाणिज्य व्यापार होगा, कुछ भी नहीं होगा। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में सोचो कि उस समय वो अपने तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं पहनता है, कच्चा मांस खाता है, फल फूल, जंगली कंदमूल खाते हैं, वो क्या उसके पास अपनी कुछ संपत्ति होगी।
ठीक है, तो उसका पूरा जो जीवन है वो भी एक गरीबी से जीवन जी रहा है। कुत्सित इसलिए है कि इसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा, हत्या का बोलबाला है, और ये जीवन इस प्रकार का होता है, वो पशु तुल्य होता है। मनुष्य आपस में जंगली पशु जैसा व्यवहार करते हैं। मनुष्य नर पशु और रक्त पिपासु थे, यानी वो इंसान को भी मार खाने में भी विश्वास करते थे। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने, यश की प्राप्ति करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन करते थे, अतः उसके लिए वो हमेशा इंतजार में रहते थे। जीवन अवसादपूर्ण, गतिरोध, भय और निस्सार था। हर क्षण कच्चे धागे से लटकती तलवार सिर पर उनकी नाचती रहती थी। मतलब आप देखोगे कच्चे धागे से अगर कोई तलवार अपने सिर पर लटका ले तो क्या हम हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार की ये प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का चित्रण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बिल्कुल नैतिकता का अभाव है, बिल्कुल नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सत असत का कोई विचार नहीं है, न्याय का विचार का भी पूरा अभाव है, और इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का भी अभाव है। अतः ये स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था न तो समाज था और न ही राज्य था। समझ क्या कि जब इस अवस्था होती है, इस प्रकार की अवस्था होती है, तो वह न तो समाज होता है और न ही राज्य होता है, और न ही सहयोगी की भावना है, और न ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था है। प्रत्येक मानव दूसरे मानव के साथ युद्धरत है, और इस संघर्ष का कारण प्रतिस्पर्धा, भय और यश है। न्याय और नैतिकता का हमेशा अभाव प्राकृतिक अवस्था में दिखाई देता है। बात स्पष्ट हुई? यह है इनके हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने मानव स्वभाव की बात की, और मानव स्वभाव देखते हुए हमने देखा कि जब प्राकृतिक अवस्था, जब न तो राज्य की उत्पत्ति हुई थी न समाज की उत्पत्ति हुई थी, तो उससे जो राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था है उसको हॉब्स प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा है ये हमने अच्छे ढंग से समझा। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून क्या क्या है, इस संबंध में कुछ समझिए। ये प्राकृतिक अवस्था से जुड़े हुए, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस जो हमें प्रकृति से कुछ अधिकार मिले हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वो हम समझने का स्पष्ट प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक अधिकार अपने जीवन के संरक्षण के लिए, अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। अधिकार से तात्पर्य क्या है कि अपना जीवन की सुरक्षा कैसे हो सके, अपने जीवन की रक्षा कैसे हो सके, मनुष्य को कोई भी कार्य करने की कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, वही प्राकृतिक अधिकार है। समझ गया? वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने, जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। यह उसका प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार के तौर पर स्पष्ट करते हैं। टी.एस. हक्सले ने तो ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार कहा है। भाई जब किसी को भी मार दे, खत्म कर दे, कुछ भी अगले के साथ कर दे, तो ये क्या है? ये तो शेर का अधिकार हुआ। जैसे शेर जंगल में किसी का शिकार करता है, उसी प्रकार का हुआ। किंतु सब मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या, लूटमार करने का अधिकार मिल जाता है। अब जब ये हर कोई ये सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगला भी सोचे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अगला वो आपकी जान ले सकता है, तो आप भी उसकी जान ले सकते हैं। स्वाभाविक बात है। तो ये इससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। असुरक्षित होना है, क्योंकि मनुष्य यही नहीं पता है कि मेरे अधिकारों के साथ मेरे कुछ कर्तव्य होते हैं। मेरे कर्तव्य क्या है कि मैं मेरे जिस प्रकार से मैं मेरे साथ व्यवहार चाहता हूँ, ऐसा मैं अगले के साथ व्यवहार करूँ। लेकिन इतना उसके अंदर वो सद्बुद्धि नहीं है, उसके अंदर विवेक ही नहीं है, क्योंकि वो तो विवेकहीन है। वो तो ये विश्वास करता है जिस प्रकार जंगल में शेर होता है, जंगल किसी का भी शिकार करता है, उसी प्रकार वो ये चाहता है कि मेरा अधिकार है, मैं किसी की भी हत्या कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को पीट सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तो क्या हुआ है? तो जंगली अधिकार हो गया, शेर का अधिकार हो गया। तो ये कहते हैं इससे जीवन क्या होता है, हमेशा के लिए असुरक्षित हो जाता है। पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अब देखो ये बात सही है कि जब को आपको सब कुछ पूरी स्वच्छता मिल जाए कि आप कुछ भी कर लो, तो कुछ भी कर लो से इसका रिजल्ट ये सामने आएगा कि आप स्वयं अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता, स्वच्छंदता दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों को लेके आती है, लेकिन स्वच्छंदता पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते। और जब स्वच्छंदता आती है तो अपने साथ कई प्रकार के दुर्गुणों को साथ अर्थात अपनी खुद का नुकसान करती है। इसलिए देखिए आप इस अवस्था में सभी मनुष्य अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि मरूं भी नहीं और अधिकार भी उपभोग करूं। इसका तात्पर्य अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक अवस्था में आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ कानून बनाते हैं, इन्हें प्राकृतिक कानून कहते हैं। देखिए, इस अवस्था से बचने के लिए, अराजकता की स्थिति से बचने के लिए और डर, मौत यानी हत्या, फसाद, युद्ध, इनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ये अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ कानून बनाते हैं और ये कानून है वो प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है, लेकिन प्राकृतिक कानून से दायित्व का। बात स्पष्ट हुई? मैंने आपको दो बात बताई है, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार के लिखे नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबको बराबर का अधिकार है, जो जैसा जिस प्रकार से चाहे ऐसा कर सकता है, कुछ भी कर डालने की, यानी शेर के अधिकार की तरह वो मानते हैं। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अगर इस प्रकार से हम रहे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे। तो फिर इससे बचने के लिए वो क्या कहते हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए और इस अराजकता की स्थिति से सुरक्षित रहने के लिए वो कुछ बुद्धि के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाते हैं और ये कानून क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक कानून। इसलिए हमने स्पष्ट किया इस कक्षा में कि प्राकृतिक अधिकार से हमें स्वतंत्रता का आभास होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए हॉब्स ने लेवियाथन में 19 प्राकृतिक कानून बताए। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्राकृतिक कानून बताए, जिसमें से जो प्रमुख हैं वो हैं, आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक मनुष्य को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा बताया है, आत्मरक्षा एवं शांति के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी अपनी खुद की जीवन की रक्षा के लिए तथा शांति स्थापित करने के लिए अगर प्राकृतिक अधिकार हमारे हैं, उनको अगर त्याग करना भी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे सबकी भलाई है, सब मनुष्य जगत की भलाई है और हम सब जिंदे अच्छे ढंग से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी खुद की सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए अगर हमें प्राकृतिक अधिकारों को त्यागना पड़े तो हमें तत्परता के साथ आगे आना चाहिए। अगली बात बताई है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। अर्थात जब हम अलग जो भी मनुष्य हैं, हम सब ने मिलकर कोई अगर निर्णय ले लिया है, कोई समझौता कर लिया है, तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समझौते का पालन करें जो हमारे लिए हमने स्थापित किया है, ये समझौता हमने स्वयं किया है। ये 3 महत्वपूर्ण उन्होंने कानून मतलब कुछ नियम बताए। अब देखिए, हॉब्स कहते हैं कि यही प्राकृतिक कानून मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम सामाजिक समझौते के माध्यम से एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करेंगे। बात स्पष्ट है। ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून मनुष्य अपने विवेक से, बुद्धि से बनाए हैं, तो ये मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, मनुष्य को मोटिवेट करते हैं कि भय से मुक्ति तभी संभव है, क्योंकि भय से बहुत ग्रसित है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में। तो भय से मुक्ति अगर पानी है तो आप एक ऐसा सामाजिक समझौता कीजिए जिसमें हमारा एक जो शासक होगा, एक जो हमारा जो शासक होगा वो निरंकुश राजतंत्र वाला शासक होगा, अर्थात उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा और वो हमारी सबसे रक्षा करेगा और हमारी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो ये इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ प्राकृतिक कानून का निर्माण की बात करते हैं और प्राकृतिक कानून से एक प्रकार के सामाजिक समझौते सिद्धांत की पूरी एक नींव डालते हैं। तो ये हमने देखा प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून।